यूपी में अजान पर हो रही सियासत के बीच मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज भी कर दिया। यूपी के बदायूं की नूरी मस्जिद के मुल्तवी इरफान की तरफ से ये जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें एसडीएम बदायूं द्वारा मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति न देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में एसडीएम समेत 3 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। याचिका में कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बुधवार को डिवीजन बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में कतई नहीं आता। साथ ही लाउड स्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। अदालत ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक दिवसीय यात्रा पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम लला के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का पूजन अर्चन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक भी पिलाई। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से वहां दवा पूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली और किराए की भूमि पर चल रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक अलग भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए। उन्होंने अयोध्या में एक मलिन बस्ती में भोजन भी ग्रहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक स्कूल का और अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गुप्तार घाट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भी निरीक्षण करने के लिए गए कि कैसे अध्ययन हो रहा है, क्या सुविधाएं हैं, बच्चों की मन में क्या भावनाएं हैं। वहां पर जाने के बाद फिर भगवान राम का जो प्रिय कार्य था, उन्होंने कहा था कि अगर सचमुच हमें अपने देश और अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अछूत और अस्पृश्यता की भावना को सदैव के लिए तिलांजलि देनी ही होगी। और उस समय सबरी के जूठे वेर और निषाद राज गुहा को अपने गले से लगाने का कार्य प्रभु राम ने किया था। हम लोगों को भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी आज यहां पर एक दलित परिवार ने अपने घर में सहभोज के लिए आमंत्रित किया था और मैं, मेरे सभी मंत्रीगण, मेरे सामान्य सांसद जी, माननीय विधायक जी, ये सभी लोग उस परिवार में गए और उस परिवार के साथ बैठ करके हम लोगों ने सहभोज भी किया, उन्हीं परिवार में सहभोज भी किया। विरोध के बीच शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में पहले दिन का सर्वे का काम पूरा हुआ। सिविल जज कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र सहित पक्ष व विपक्ष के 36 सदस्य सर्वे में शामिल रहे। 3 घंटे तक चले सर्वे में मस्जिद के पश्चिमी ओर स्थित श्रृंगार गौरी और आसपास की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। सर्वे का काम आज भी जारी रहेगा। कोर्ट कमिश्नर के मस्जिद में अंदर प्रवेश करने को लेकर विपक्षी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकीलों ने विरोध व्यक्त किया। सर्वे के चलते विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन 1991 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए सभी विग्रहों को यथास्थिति में रखने की मांग को लेकर वाद दाखिल किया है। जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के कपाट खुल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना कर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। अब 6 माह तक बाबा के भक्त केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन कर सकेंगे। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्यलंबितां भुजंगतुंगमालिकां। और भक्तों की इसी उद्घोष के साथ सुबह 6:25 पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। बाबा के दर्शनों का जोश भक्तों पर इस कदर चढ़ा था कि कपाट खुलने से कई घंटों पहले वहां लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। देश विदेश से आए 10,000 से अधिक श्रद्धालु जन कपाट खुलने के गवाह बने। कपाट खुलते ही बम बम भोले के उद्घोषों से पूरा केदारपुरी भक्तिमय हो गया।
श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय सहित धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, केदारनाथ धाम के पुजारी टी गंगाधर लिंग, तमाम अधिकारियों और वेद पाठी आचार्यगणों ने मंदिर के पूरब द्वार से मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश किया। 5 बजे से मंदिर के गर्भगृह के द्वार का पूजन शुरू हुआ। श्री केदारनाथ धाम के रक्षक क्षेत्रपाल श्री भकुंठ भैरव के आह्वान के साथ धाम के मुख्य द्वार के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलते ही श्री केदारनाथ भगवान के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से जागृत किया गया। कुछ ही पल बाद बाबा के निर्वाण दर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी 2 दिन के जिला प्रवास कार्यक्रम के तहत शाहजहांपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने सिधौली ब्लॉक के गांव चक्कनऊ में दलित परिवार में रात्रि विश्राम और भोजन किया। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर गाँव में लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। नंद गोपाल नंदी का कहना है कि प्रदेश सरकार अब जनता के द्वार पहुंचेगी और सरकार की सभी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएगी। प्रदेश सरकार के कृषि एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने जौनपुर में कहा कि 100 दिनों के अंदर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि न पाने वाले किसानों को भी 100 दिनों के अंदर निधि मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने जौनपुर आए थे। वहीं राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री ने कर करेत्तर, भूजल संरक्षण मिशन, नहरों की सिल्ट सफाई, विद्युत विभाग, निवेश मित्र पोर्टल, सड़कों का निर्माण, पशु विभाग, चिकित्सा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारी को निर्देशित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि अधिकारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक जमीन पर लाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जौनपुर में विकास से संबंधित सारी चीज़ों की समीक्षा बैठक विभागवार हम लोगों ने की, क्योंकि जो पिछली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किए थे, उन योजनाओं को पास किया था, उनकी समीक्षा करी और उनको जल्दी पूर्ण करने का एक अभियान के रूप में काम करने के लिए निर्देशित किया गया। क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि है, उनके विरासत के मामले हैं और दाखिल खारिज के मामले हैं, बड़ी सरकारी योजनाओं का जो काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उनको तेजी लाने की आज समीक्षा की गई है और बहुत जल्दी इस कार्य को पूर्ण करने का काम करेंगे। कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉक्टर संजय निषाद ने अटल घाट पर गंगा को निर्मल बनाने और मत्स्य संरक्षण के लिए 40,000 मछलियों को गंगा में प्रवाहित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मछलियां गंगा में हानिकारक शैवाल को खाकर गंगा को स्वच्छ बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि रोहू मछली पानी के ऊपरी सतह में मौजूद अशुद्धियों को खाती है, वहीं कतला मछली पानी के बीच की गंदगी को खाकर नष्ट करती है, तो नैन मछली पानी की निचली सतह में रहकर गंदगी को खत्म करने के साथ ही कचरे में दबी गैस को नष्ट करती है। डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकारों से कहा कि हमारे देश में एक नवरत्न है, एक रिसर्च सेंटर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी है। इस रिसर्च सेंटर द्वारा मछलियों का भी आधार कार्ड रखा है कि कौन सी मछली किस नदी की है। पूरे प्रदेश की नदियों की मछलियों में आधार कार्ड चिप फिट कर रखा है और गंगा से निकली मछलियों को बीज को गंगा में ही प्रभावित किया गया है। यहाँ से राष्ट्रपति जी सांस चुने गए। एक ऐतिहासिक नगरी है, गंगा मैया एक पवित्र नगरी है और हमारे यहाँ इस गंगा में मछलियाँ इस गंगा के बॉर्डर से पैदा की हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, इस मत्स्य मंत्रालय को केंद्र में अलग किया। माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय को अलग करके हमें मत्स्य मंत्री बनाया। और हमारे यहाँ एक नवरत्न है पूरे देश में, जहाँ से ज्ञान का रत्न रूपी है। एक रिसर्च सेंटर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी है। उस रिसर्च सेंटर ने मछलियों का भी आधार कार्ड रखा है कि कौन मछली किस नदी का है। तो पूरे प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं उनका आधार कार्ड उनमें चिप फिट कर रखा और इसी गंगा की मछली से निकले हुए बीज को इस गंगा में प्रवाहित करने का आज अवसर मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे और
प्रतिबंधित क्षेत्र है, अभी प्रतिबंध है 2 महीने मछली मारना, और जब तक मछली 2 महीने प्रतिबंध है ऐसा कोई जाल नहीं पड़ेगा। कई मछलियाँ मर भी गई हैं गर्मी की वजह से। निश्चित रूप से कुछ न कुछ मानवीय त्रुटि है, कुछ जहाँ 40,000 हैं वहाँ 4 मछली मर गए, तो बहुत दशमलव में त्रुटि है, वो हो ही जाता है। ऑक्सीजन भर के लाना है और इतने दूर से लाना है और उसे डालना है, 2 से 2-4 मछलियाँ हो जाती। लेकिन मॉर्टेलिटी रेट तो पहले 50% होती थी, अभी तो आपने देखा होगा कि दशमलव में भी है। ये हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले के जहानाबाद में कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने सांसद निधि से निर्मित सीसी रोड का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। आज हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। हर घर नल योजना को साहसिक पहल बताते हुए निरंजन ज्योति ने कहा कि जहां पूर्व में पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कई बार झगड़े भी होते थे, ऐसे में अब हर घर तक नल से शुद्ध पानी हर व्यक्ति को मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बरेली और मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार बदलने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और राजस्व बढ़कर 36,000 करोड़ रुपए हो गया है। पहले पैसा सिंडिकेट और नेताओं की जेब में जाता था। प्रदेश सरकार ने 90% तक सिंडिकेट खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश को बड़ा राजस्व देता है। पिछले वर्ष 36,000 करोड़ रुपए राजस्व मिला था, इस वर्ष इसे बढ़ाकर 42,000 करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि नकली शराब की रोकथाम के लिए काफी काम हुआ है, घटनाओं में कमी आई है। प्रदेश में छापेमारी अभियान मजबूत होगा। अभी विभाग को 400 सिपाही मिले हैं। आबकारी मंत्री ने कहा कि शराब की तस्करी में भी काफी गिरावट आई है। बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। सरकार को देता है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 36,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को मिला था आबकारी विभाग से। इस बार का जो हमारा टारगेट है वो करीब 42,500 करोड़ का टारगेट है, जो हम प्रदेश सरकार को हमें देना है। तो उसकी समीक्षा करनी है कि हम इसको टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। जो लोग उसमें दोषी थे वो जेल भी उनको भेजा गया था। हालांकि अब तो जमानत में वो छूटा, लेकिन एक SIT की जांच अभी चल रही है और उसमें अधिकारी उसमें दोषी थे, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। अभी कुछ ही दिन पहले उन अधिकारियों पे भी मुकदमा कायम करने के लिए मांगा गया है, परमिशन मांगी गई है, जो करीब करीब तैयार है। उसमें जो लोग भी दोषी पाए गए हैं, इतनी जो टैक्स चोरी का मामला था और एक बड़ा मामला था, छोटा मामला नहीं था, और जिस तरीके से काम किया गया, जिस तरीके से विभागीय अधिकारियों में उसमें संलिप्तता पाई गई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई बचेगा नहीं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी और उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री गुलाब देवी और संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर प्रभारी मंत्री ने रेलवे बस स्टेशन, कोविड कमांड एंड कंट्रोल रूम सहित कई अन्य जगहों का स्थिर निरीक्षण भी किया और जनता की समस्याओं की जानकारी ली। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जनपद में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी हासिल की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समीक्षा बैठक में विकास और सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकास हो और लोगों को सुरक्षा का माहौल मिले, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में है। प्रणाली ठीक से हो, अभी राशन कार्ड बनने का काम हो, आयुष्मान योजना के अंतर्गत अभी राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता है। DM ने आश्वस्त किया है ऐसे गरीबों को जिनका राशन कार्ड नहीं हो, आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उसको भी बनाने का काम करेंगे। आज हमने राशन कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं कि वो राशन कार्ड बनाने का काम करें, और जिनके अभी गरीबों के आवास नहीं बने और आवासहीन हैं, रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करना योगी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे आवासहीन व्यक्तियों के आवास प्राथमिकता पे बनाए जाने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री की नज़र से अब कुछ भी नहीं छूटेगा। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र में माइलस्टोन 68 पर हुआ। दुर्घटना उस समय हुई जब आगरा से नोएडा की ओर जाते समय कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस शवों की शिनाख्त कर रही है।
थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 68 के निकट एक वैगनार वाहन यूपी 16 DB 9872 का एक अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वैगनार में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे फरियादियों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए एक नई पहल की है, जिससे कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सकेगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में हरी पर्चियां बनवाई हैं, जिसमें फरियादी की समस्या, तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद वे संबंधित विभाग के पास जाकर अपनी समस्या बताएगा, जिससे उनकी समस्या जल्द निस्तारित हो। अगर निस्तार नहीं होता है तो व्यक्ति दोबारा आकर भी वह पर्ची दिखाकर अपनी बात रख सकता है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि बहुत से फरियादी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, उन्हें इन हरी पर्चियों का खास लाभ मिलेगा। साथ ही हरी पर्ची के साथ लाल पर्ची भी फरियादियों को दी जाएगी, जिससे ये सर्वे कराया जाएगा कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में लोगों के घरों में शौचालय बने हैं, वे उनका प्रयोग कर रहे हैं अथवा नहीं। निश्चित ही जिलाधिकारी दीपक मीणा की पहल फरियादियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण कराएगी। जो भी व्यक्ति अप्लाई करता है और अपना फ़ोन नंबर लिखता है तो उनको एक मैसेज जाता है, पर फिर भी इतने गरीब तबके के लोग होते हैं कि जो फ़ोन्स में मैसेजेस नहीं देख पाते या उसको समझ नहीं पाते, और कई बार यहाँ पे शिकायत लेके आते हैं कि सर मैंने पहले भी शिकायत दी थी पर उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो स्लिप्स उनको एक तरीके की रिसीविंग के लिए दिया जा रहा है। वो रिसीविंग कम से कम अगली बार जब वो आए तो यहाँ पे खड़ा होकर ये कह सकता है कि सर मैंने ये इस दिनांक को ये शिकायत दी थी और अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ। और उन स्लिप्स के बेसिस पे हम लोग उसके निस्तारण की जो भी आशा होगी वहीं उसके सामने निकाल सकते हैं और उसको करवा सकते हैं, तो जिससे उसकी वजह से उसका डिस्पोजल थोड़ा क्वालिटी वाइज और टाइमली होगा। इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था और बनाई है कि इन स्लिप्स को ग्रीन और रेड कलर की में हम लोग देंगे, जिससे ये एक तरीके का सर्वे भी हो जाएगा कि ऑलरेडी टॉयलेट का कवरेज भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितना है। हम लोग थोड़ा पूछेंगे कि आपके यहाँ पे टॉयलेट है, आप यूज़ करते हैं तो उसको ग्रीन देंगे, जो नहीं करता है उसको रेड देंगे, तो उसका ही परसेंटेज निकाल के एक तरीके का एक्चुअल सर्वे हमें निकल के आएगा कि आज भी स्थिति सैनिटेशन की कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे नहीं है। तो ये एक बेसिक इनिशिएटिव है एंड वी आर ट्राइंग ऑल्सो कि जल्दी से जल्दी हम एक कियोस्क भी स्थापित कर दें, जिसमें लोगों को अपनी शिकायतें देखने के लिए जन सुविधा केंद्र या कहीं पे साइबर कैफेज में जाके शिकायतों को निकालना होता है, तो वो निःशुल्क हम लोग यहाँ से कलेक्ट्रेट में ही लगा के वो निःशुल्क अपना प्रिंट आउट निकाल सकता है। वो यहाँ पे अपनी शिकायत अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका प्रिंट आउट ला के दिखा भी सकता है। जौनपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में बढ़ रही सुविधाएं और कायाकल्प लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसका नतीजा है कि नए सत्र में स्कूल चलो अभियान के तहत एक महीने में 1,12,000 नए बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि ये आंकड़ा शासन द्वारा जिले की जारी लक्ष्य को भी पार कर 115% नए बच्चों का नामांकन कर प्रदेश में दूसरे स्थान पर अपना मुकाम बनाया है। बेसिक स्कूल में 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाए गए स्कूल चलो अभियान का सार्थक परिणाम सामने आया है। शासन की विशेष पहल के कारण इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रवेश हुए हैं। जौनपुर बेसिक शिक्षा विभाग की कड़ी मेहनत की वजह से जौनपुर जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। जिले को 94,000 नवीन नामांकन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष 1,12,000 नए नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग ने किया है, जो लक्ष्य से कहीं अधिक है। जनपद में वर्तमान में 4,80,000 नामांकित छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संकल्पना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को स्मार्ट गांव बनाने की योजना पर कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी गई है। आइए देखते हैं डीडी उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट। प्रदेश के गांव अब गांव नहीं रहेंगे, बल्कि वो भी किसी शहर, नगर, महानगर से कदम ताल करते नजर आएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने का वादा किया था। अब दूसरी बार योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे पर कदम बढ़ा दिए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र को पूरा करने की दिशा में पंचायती राज विभाग ने ग्राम सचिवालय पूरी तरह से संचार प्रणाली से जुड़े हुए को स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना का क्रियान्वयन अभिनव हो सकता है, लेकिन इस भावना का दर्शन महात्मा गांधी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक रचा बसा है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, तो वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की दृष्टि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की कल्पना की थी। योगी सरकार जानती है कि गांव की कोख में ही उन्नति के बीज हैं, जो न केवल स्वयं को बल्कि समाज और देश प्रदेश को भी आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। गांव की नित्य नई समस्याओं का हल गांव में ही है। आवश्यकता है तो इस सामर्थ्य को आगे लाने की।
स्मार्ट गांव का फैसला और इसकी परिकल्पना प्रदेश के 58,000 से अधिक गांवों की न केवल तस्वीर बदलेगी, बल्कि तकदीर भी बदलेगी। गांव संचार सजाल की मुफ्त सुविधाओं से जुड़ेंगे, हर हाथ में जानकारियों की पूर्ण खुराक होगी, जिससे लोग सजग होंगे, सुविधा देने वाली सरकार जागरूक रहेगी और यह तंत्र गांव के विकास में एक मंत्र के रूप में काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।